वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो सीरीज़ है हमारी इग्नू यूपीएससी ऑप्शनल एंड स्पेसिफिक टू नेट जेआरएफ, ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और उसी सीरीज़ में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ, थ्योरी एंड पैराडिग्म। ये जिस प्रकार से मैं पहले इस चैप्टर्स में हम करेंगे क्या क्या उसे समझने के लिए एक सिंपल मैं फ्रेमवर्क बनाता हूँ हर क्लास में, वही फ्रेमवर्क यहाँ पे करते हैं। ये जैसे 11 सब टॉपिक्स में डिवाइड है। उन 11 सब टॉपिक्स में से जैसे फर्स्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन की थ्योरी एंड पैराडिग्म हो क्या सकते हैं और उनका रिलेवेंस क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन जो एकदम बेसिक टर्म्स रहेंगी उनके ऊपर बात करेंगे। फिर थ्योरीज होती क्या है और सोशियोलॉजी में थ्योरीज का क्या रिलेवेंस है और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के टाइप्स क्या है या टाइम पीरियड क्या है उस पर बात करेंगे। फिर क्लासिकल थ्योरीज क्या है, थ्योरीज में भी टाइप्स में से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टाइप एंड फर्स्ट टाइप इज क्लासिकल सोशल थ्योरीज, उसके बारे में बात करेंगे। उसके थ्योरिस्ट कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर सोशियोलॉजी में जो थ्योरी इवॉल्व होने की 3 स्टेजेज है या कोई भी सब्जेक्ट इवॉल्व होने की कोई 3 स्टेजेज के बारे में बात की हुई है वो समझेंगे। फिर मार्शियन आइडियोलॉजी, वेबेरियन आइडियोलॉजी, इनकी अलग अलग विचारधारा क्या है, पार्शियंस की थ्योरी क्या है, एक थ्योरी जो एजीआईएल है। आपने एजीआईएल तो काफ़ी बार सुना होगा लेकिन डेप्थ में आज हम बात करेंगे। एंड उसके बाद जो रिसेंट में एडवांटेज क्या क्या हुआ है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में उसके बारे में समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पैराडिग्मा होता है क्या है, और एट द एंड कंक्लूजन। और ये जो फर्दर रीडिंग से एज यूजुअल नो नीड टू स्टडी, आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रिसर्च लेवल तक के, प्रोफेसर्स लेवल तक के, जो हमारे लेवल तक के उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे इस वीडियो में जो मेन एम्स क्या होगी, थ्योरी क्या होती है, थ्योरी के टाइप्स क्या क्या हैं और स्पेसिफिक टाइप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्शियन थ्योरी, वेवेरियन थ्योरी और पार्सनेट थ्योरी, इनके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी समझेंगे। क्लासिकल एज की थ्योरी समझेंगे और उसके बाद अभी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम या रिसेंट एडवांटेज थ्योरी के रिलेटेड क्या क्या हुए उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको डायरेक्ट मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं थ्योरी की, तो थ्योरी से ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी इज ऑलवेज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरी अगर मैंने बनाई है ये कम्प्लीटली एक थ्योरेटिकल है। हमने एक चीज़ को मान लिया है कि ये माना भी कब है, जब एक प्रॉपर स्टडीज, रेगुलेटेड स्टडीज, फैक्ट्स, फिगर, इंटरप्रिटेशंस के आधार पर हम एक पॉइंट पे आए जिसे हम थ्योरी के, और वो यूनिवर्सली, जनरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एंड इस पे चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन ये एक थ्योरी, एक फिर इंटर रिलेशंस जो होंगे थ्योरीज के उनसे कॉन्सेप्ट आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और वो नहीं देखा कोई इशू नहीं है, इसमें भी वो सेम ही कॉन्सेप्ट किया है। बट एक डेप्थ में देखना है तो वो आप पीछे वाला जरूर देखना। उसके बाद थ्योरेटिकल को प्रैक्टिस में लाते हैं तो उसे हम फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाते हैं तो उसे हम प्रैक्टिस कह देते हैं। अब यहाँ जाके एक डिबेट होती है थ्योरी और प्रैक्टिस का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। तो ये समझने के लिए ओनली ये दो इंपॉर्टेंट लाइन्स है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस माइट बी सीन एज क्वाइट डिस्टिंक्ट ईच अदर एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस माइट बी कन्विंस्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिंपल सी लॉजिक है, इंग्लिश में नहीं जाके अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों एक चीज़ भी हो सकती है, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों अलग चीज़ भी हो सकती है। ये आप कैसे समझें, थ्योरी इज इक्वल टू प्रैक्टिस भी हो सकता है एंड थ्योरी इज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी में लिखा है वो हर बार अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में हो रहा है तो वो प्रैक्टिस हो गई। लेकिन कभी क्या होता है, थ्योरी में लिखा हुआ है वो टाइम के साथ इवोल्व हो जाते हैं और वो थ्योरी एक टाइम पीरियड में ही रिलेवेंट रहती है, ना कि उस समय। तो वो प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। लाइक सती के ऊपर कोई थ्योरी अगर बनी है तो वो उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, होगा आज भी रिलेवेंस होगा, लेकिन अब जहाँ सती कंप्लीटली बैन है एंड इवन कैसे जाना ही बंद हो गई, रिसेंट केस भी आज से 30-40 साल पहले का मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस थ्योरी का रिलेवेंस आज प्रैक्टिस सेंस में कम हो गया है। तो वो थ्योरी प्रैक्टिस से रिलेवेंट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, वो टोटली अगेंस्ट है। तो ये थ्योरी का था। उसके बाद अगर ये थ्योरी प्रैक्टिकल सेंस में नहीं आ रही है तो थ्योरी से दो चीज, तो इसका मतलब या तो ये ट्रू होगी तो थ्योरी प्रैक्टिस में आ रही है, और थ्योरी प्रैक्टिस में नहीं आ रही है तो इसका मतलब थ्योरी गलत हुई है। गलत हुई है इसका मतलब इसे हम सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में कह देते हैं फल्सिफिकेशन।
ये वर्ड ही इतना हैवी है, बाकी कुछ है नहीं। फल्सिफिकेशन, फल्स मतलब गलत, फिकेशन जो गलत का प्रोसेस है, डेट्स ऑल। इसका यहाँ पे डिस्कशन भी होके रखा है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो, लेकिन कोई नीड नहीं है क्योंकि इतना डेप्थ में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ थिंकिंग कि आप सोशियोलॉजी के प्रति आपके कुछ अलग इंटरेस्ट हैं। एंड उसके बाद फिर जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको फल्सिफिकेशंस का कह दिया, ये जैसे फल्सिफाइड हो गया यहाँ पे। एंड जो ये फल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो इसे हम डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में और भी समझ सकते हैं, स्टेटमेंट जो ट्रू या फल्स भी नहीं बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फल्स है। जो आउट ऑफ थ्योरी है वो भी तो फल्सिफिकेशन ही है। जैसे मैंने एक बात कही, लेकिन वो न तो थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, न थ्योरी को साथ है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, साथ भी नहीं है, इसका मतलब वो प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, इट मीन्स इट्स अ टोटली अ केस ऑफ प्रोसेस ऑफ फल्सिफिकेशन। उसके बाद हम आते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जैसे सोशियोलॉजी इवॉल्व हुई थी 18th सेंचुरी में। अब एक ओवरनाइट तो ये नहीं है कि जैसे आज इवॉल्व हो रही है और आज ये लो मैं 20 थ्योरीज आपके सामने रख देता हूँ और आप ये पढ़ लीजिए, ये सोशियोलॉजी की थ्योरीज है। थ्योरीज टाइम के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, स्पेसिफिक सिचुएशंस के साथ, स्पेसिफिक कमांड के साथ, स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च और उनके इंटरप्रिटेशन के बाद थ्योरीज इवॉल्व होती है, ओवरनाइट इवॉल्व नहीं होती है। मैंने सोशियोलॉजिकल रिसर्च लगती है, सोशियोलॉजिकल मैंने डाटा चाहिए होते हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च वर्क्स होते हैं, मेथोडोलॉजी डिफरेंस होती है, उसके बाद सोशियोलॉजिकल थ्योरी जाती है। तो उस बेसिस पे सोशियोलॉजिकल थ्योरी को समझने के लिए 5 प्रकार से समझा जा सकता है। 5 प्रकार से इन द सेंस कि सबसे पहला आता है क्लासिकल एज। जो फर्स्ट वन है वो क्लासिकल एज है। क्लासिकल एज इन द सेंस कि जब ये सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इवोल्व हो रहा था, तो उस समय जो चीज़ों पे चर्चा हो रही थी, जिन चीज़ों पे थ्योरीज आ रही थी, वो क्लासिकल एज की थ्योरीज आके, लाइक काउंट, अगस्ट काउंट। उसके बाद डरखाइम, डरखाइम इज ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एज थ्योरीज। उसके बाद में आती है कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज। कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज लाइक डेमोक्रेसी के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, सोशलिस्ट अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, या अदर मॉडर्न फिनोमेना लाइक ग्लोबलाइजेशंस, हंगर, पॉवर्टी, स्लम्स एंड एवरीथिंग। ये जो सब कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है, सॉल्यूशंस के लिए इनके ऊपर थ्योरी, या कॉन्टेम्प्रेरी चेंजेस इन सोसाइटी लाइक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम जॉइंट फैमिली, ये कुछ कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज की एज है। ये है क्लासिकल एंड उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी। उसके बाद थर्ड जो आती है वो आती है रिसेंट एडवांटेज मेड इन सोशियोलॉजी। कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज तो जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट, ये जैसे ऑलमोस्ट 100 to 100 ईयर्स से आ रहे हैं, लेकिन जो एडवांसेस अभी रिसेंटली सोशियोलॉजी में हुए हैं उनके ऊपर अब रिसर्च करेंगे। जो अभी के रिसर्चर्स है, फेलो रिसर्चर्स हैं या फेलो प्रोफेसर्स लॉबी है, वो जो रिसर्च करेगी वो इनमें आएगी। और ये एक इस प्रकार से माना जा सकता है, ये उस समय का आया हुआ है जिस समय सोशियोलॉजी एक तरीके से कंप्लीटली मेच्योर हो चुका सब्जेक्ट की तरह। तो वो इतना पावर रखता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ पे रिसर्च करके अपना और वास्ट नेचर क्रिएट करे। उसके बाद आता है कि जो थ्योरीज है उनके अंदर भी थ्योरिस्ट का जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी समझने का एक काइंड हो सकता है थ्योरीज कि लाइक फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट, न्यू फंक्शनलिस्ट, रिवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरिस्ट पर्सपेक्टिव कि जो थ्योरिस्ट दे रहा है वो उनका पर्सपेक्टिव क्या है, एंड एट द एंड उनके चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस के ऊपर भी थ्योरीज दे सकते हैं। तो डेट काइंड ऑफ नेचर इज नोन एज चैलेंजेस टू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी चैलेंजेस के अंदर ही कवर होंगे। तो ये तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज थी। फिर आती है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इससे पहले आई थिंक हाँ ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज यहाँ पे थी, एंड उसके बाद आती क्लासिकल थ्योरीज। एक्सट्रीमली सॉरी, जो ये क्लासिकल थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरीज इज लाइक कि स्टार्टिंग फेज में जो थ्योरीज आई वो है, ये कम्प्लीटली साइंटिफिक अप्रोच पे है क्योंकि इस समय सब्जेक्ट एज अ साइंस की तरह इवॉल्व हो रहा है। तो साइंटिफिक स्टडी होगी और हर चीज़ सोसाइटी में साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे।
और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इस समय जो अगस्ट कॉम्ट थे उन्होंने सोशियोलॉजी से वर्ड दिया था और उन्होंने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक भी बताया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि ये कोई एक डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और इसे पढ़ने के लिए दो प्रकार से चाहिए, एक सोशल स्टैटिक्स जिसे हम फैक्ट्स फिगर्स कहते हैं, एक सोशल डायनामिक्स जो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे इवोल्व हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। उसके बाद ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेज है, इसे हम डायरेक्टली तीन स्टेजेज जो मैंने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन मैं नो डाउट इस वीडियो में वापस कवर करूंगा ताकि आपने अगर पहले पढ़ी है तो रिवाइज भी हो जाएगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक, ये तीन स्टेजेज है। इन तीन स्टेजेज को समझना है। थियोलॉजिकल जैसे डार्क एजेस से लेकर 13th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड है। उस समय एवरीथिंग जो भी कुछ हो रहा है सोसाइटी में वो नेचर ही है, उसके नेचर नहीं सॉरी गॉड ही है, गॉड से सुपीरियर कुछ है ही नहीं। हर चीज का रीजन एक ही है, भगवान की इच्छा थी तो हो गया। फादर की इच्छा, फादर इन द सेंस कि मैं क्रिश्चियन रिलीजन से कह रहा हूँ कि उनकी इच्छा थी तो हो गया, जीसस की इच्छा थी हो गया, उनसे सुपीरियर कुछ नहीं है। मेटाफिजिक्स में कुछ इवेंट्स को नेचर से समझते हैं कि जैसे ओ भूकंप आया, भगवान की इच्छा नहीं, इस बार भूकंप के कुछ ऐसे रीजन्स थे, वोल्केनिक इरप्शंस के ये रीजन्स थे, फ्लड के ये रीजन्स थे, ज़्यादा बारिश हो गई इसका कारण ये है, मानसून, कहीं ना कहीं नेचर आने लगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कम्प्लीटली साइंटिफिक भी नहीं हुआ है लेकिन कम्प्लीटली भगवान को भी नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ समझ में नहीं है वो भगवान पे छोड़ती, जो समझ में आ गई वो साइंटिफिक की तरह नेचर पे देख रही। ये आता है सबसे इवॉल्विंग नेचर जो प्रेजेंट टाइम है। इसमें हर चीज़ को एक स्टडी करके साइंटिफिक मैनर में समझ के इंटरप्रिटेशन करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। तो जो थ्योरी आ रही है वो साइंटिफिक डाटाज पे आ रही है। तो कंप्लीटली इस पे थ्योरी ना तो गॉड वाले को मान रही है ना नेचर वाले को मान रही है, थ्योरी साइंटिफिक डाटाज को मान रही है। और जब ये साइंटिफिक डाटा चेंज होते हैं तो थ्योरी अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करती है। तो ये थ्योरीज थी। एंड इसी समय ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं ताकि यहाँ पे पैराग्राफ में भी आएगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी समय जो सोशियोलॉजी थी वो धीरे धीरे अपना वाइडर फॉर्म कर रही थी। पहले ये सोशियोलॉजी से स्टार्ट तो फ्रांस हुई, अब धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी थी एज ए पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। एंड फिर ये डरखाइम है, डरखाइम का मैंने आगे भी बताया, वापस बता देता हूँ। डरखाइम कंप्लीटली सोशल फैक्ट्स पे बात करते हैं कि सोशल फैक्ट्स ही अल्टीमेट रियलिटी है सोसाइटी की, और इन्हें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और इन्हें ऑब्जर्व करके हमें एक कंक्लूजन पे आना चाहिए, वो ही सोशियोलॉजिकल है। और इन्होंने मेथोडोलॉजी पे ये बुक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और ये डरखाइम की अप्रोच है। इन्होंने रिलीजन पे भी काम किया जैसे हम टोटेम वगैरह कहते हैं, एंड इन्होंने सुसाइड पे भी काम किया है, इनके जो प्रोमिनेंट काम से। और उनके बाद जैसे इनकी ये स्टेटमेंट है, सोशल फैक्ट्स आर ऑलवेज वेज ऑफ फीलिंग थिंकिंग एंड एक्टिंग कॉमनली स्प्रेड अमंग द पीपल एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट अपॉन ही। या ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स है वो टोटली डिफरेंट है सोसाइटी के अंदर, और उन फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और उन फैक्ट्स से ही हमें कंक्लूजन लाना चाहिए, ना कि हम रेंडमली कुछ अजम्पशन करके कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे अब जैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये जैसे डरकहाइम, इन्होंने इन्होंने सोशल फैक्ट्स को एज ए फंक्शनलिस्ट पढ़ा था। अब मैं फंक्शनलिस्ट को भी समझा देता हूँ क्या होता है। फंक्शनलिस्ट वो अप्रोच होती है जिसमें हर काम का फंक्शंस देखा जाता है कि इससे सोसाइटी को हेल्प क्या हो रही है। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसका भी कुछ फंक्शन होगा, फंक्शन होगा कि मैं बोल रहा हूँ तो सोसाइटी मुझे समझने में ईजी हो रही है, सोसाइटी मेरी कम्युनिकेशन स्किल देख सकती है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा है। उसके फंक्शंस, उसके पॉजिटिव टर्म्स देखते हैं। तो ये टोटली डरकहाइम फंक्शनिस्ट था। तो इन्होंने जो भी फैक्ट्स के जो उन्होंने कहा कि वो सारे नॉर्मल चीज़ें हैं और जो हटके हो रही है वो पैथोलॉजिकल है। इन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट तक कह दिया था कि सोसाइटी में क्राइम होना बहुत अच्छी चीज़ है। क्राइम हो रहा है इसका मतलब सोसाइटी फंक्शन कर रही है, कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में डेवियंस होगा, और नॉर्मल डेवियंस है इसका मतलब परफेक्ट सोसाइटी है, और अगर हद से ज़्यादा डेवियंस है तो वो पैथोलॉजिकल है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो गलत है, वो सोसाइटी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है। इसके बारे में आगे मैं इसी बुक में एक दो चैप्टर स्पेसिफिक है वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करूँगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि इससे भी कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड करूँगा, इन्हीं बातों को इलोबरेटिव मैनर में बताऊँगा। जैसे ये रेट ऑफ क्राइम वगैरह ये मैंने कर लिया, ये आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी पढ़ने की आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, इज टोटली अप टू यू इफ़ यू हैव टाइम।
अगर आपके पास टाइम है तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा, पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कुछ दो बातें अलग ढूंढ के निकालेंगे। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको अपनी हकीकत पता चलेगी। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आई हैव आल्सो द पोटेंशियल। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद, मैं इतना इलोबरेटिव मैनर वो लाइक जैसे बोर्ड है नहीं स्पेसिफिक वैसा लेके भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आई नो मेरे वीडियोज बहुत कम बच्चे देखेंगे, लेकिन मैं ये भी श्योर हूँ जो देखेंगे वो वन ऑफ द ब्रिलियंट्स हो गई, क्योंकि ऐसे पढ़ना इजी नहीं होता। जब आपके पास कुछ टेक्स्ट है और उन टेक्स्ट से कोई पढ़ा रहा है और वो अपना फेस भी रिवील नहीं कर पा रहा है, वो उसके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, प्रॉपर मटेरियल भी नहीं है, ओनली ही हैव इज जस्ट प्योर नॉलेज, और वो भी उसका खुद का नहीं, बुक्स का नॉलेज है जो आपको एक वीडियो के माध्यम से डिलीवर कर रहा है। आई होप यू विल बी विथ मी इन दिस होल सीरीज। जो थर्ड वीडियो तक आया है वो उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो लास्ट तक दे सकता है। डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करता है। पोटेंशियल इज नथिंग विदाउट यू वाट यू आर विदाउट यूजिंग योर कंप्लीट पोटेंशियल। बहुत गहरी लाइन है, टाइम लगेगा समझने में। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। क्लासिकल एज है, और क्लासिकल एज जब स्टार्ट हो रही है, और स्टार्ट हो रही है उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के कारण ही तो सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसीलिए तो सोशियोलॉजी इवॉल्व हो रहा है उसे पढ़ने के लिए। और कार्ल मार्क्स वो एक तरीके से फिलोसोफर थे, सोशल साइंटिस्ट थे, लेकिन उसने उन्होंने स्पेसिफिक ये कह के नहीं लिखा कि मैं सोशियोलॉजी के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो विचार लिखे वो एक तरीके से स्पेसिफिक सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इन्होंने वही बात की हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म वाली, और क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अगर एंड लेट मी नो, आप अगर चाहते हो कि ये जैसे ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे वन बाय वन मैं थिंकर्स या थ्योरिस्ट के बारे में समझाऊँ, उनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊँ, तो लेट मी नो, आप कमेंट करना, आई विल मेक श्योर मैं बनाऊँगा, बिकॉज मैं सोशियोलॉजी में बहुत डीपली लव हूँ। तो अब इन्होंने, अब कम बैक टू पॉइंट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या जो मेन काम किया था, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ये क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद एक इन्होंने क्लासेस और क्लास स्ट्रगल की बात की थी, जिसे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस भी दी थी। फिर इन्होंने एलिनेशन की भी थ्योरी दी थी। इनकी डेप्थ में मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन चारों को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, जिनके पास हिस्ट्री से ही ये दो क्लासेस बन के रखी है, एक के पास रिसोर्सेज होते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरी क्लास को कंट्रोल करते हैं, और वो उनके पास रिसोर्सेज होने के कारण उनके पास एक डिसीजन मेकिंग एक पावर से ज़्यादा होता है। क्लासिकल क्लासेस, क्लास हिस्टोरिकल ये होती है कि दो क्लासेस बन जाती है, और ये हर क्लास अपने से ऊपर क्लास वाले के लिए वो स्ट्रगल करती रहती है कि वो उससे अपर क्लास में चली जाए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स, लेमैन एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, मैं जस्ट आपको इस थ्योरी का पर्सपेक्टिव समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज ही हैविंग, लेफ्ट इज राइट इज, वो ये चीज़ें छोड़ के पढ़ना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले रहा हूँ कि जैसे एक ऑटो ड्राइवर है, और वहीं पे एक बिजनेसमैन है, और वहीं पे एक प्रेसिडेंट है। तो वो ऑटो ड्राइवर चाहेगा कभी ना कभी मैं बिजनेसमैन बनूं, उसके लिए वो क्लास में जाना इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस वाले के माइट भी कि वो पॉलिटिकल पावर की क्लास में भी जाना चाहिए। तो ये जैसे अलग अलग डिफरेंट क्लासेज बनी हुई है। क्लास स्ट्रगल उसे कहते हैं कि हर क्लास, कोई अपनी क्लास से ज़्यादा खुश नहीं होता, वो उससे अपर क्लास में जाना चाहता है। फिर थ्योरी ऑफ सरप्लस ये होती है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास बन जाते हैं, वो उन रिसोर्सेज का यूज कर करके टोटली इंडस्ट्री क्या करती है, नीड 5 कोलगेट की है लेकिन वो बनाएगी 15, और फिर एड ऐसे करेगी कि वो 15 के 15 भी बिक जाएंगे। तो ये सर, अब जब ये 15 बिक जाएंगे तो पैसे भी सरप्लस में आएंगे। जब पैसे सरप्लस में आएंगे तो जिन्होंने बनाई उन्हें तो कम मिलेगा, जो लेबर क्लास है, जो स्किल्ड क्लास है, जो टेक्निकल क्लास है, और जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें मैक्सिमम पोर्शन मिलेगा, और वो हर बार सरप्लस करेंगे। फिर वो वापस बैंक में पैसे रखेंगे, वहाँ से भी इंटरेस्ट लेके सरप्लस करेंगे, हर जगह से सरप्लस होगा उनका। फिर एक एलिनेशन की थ्योरी आएगी, एलिनेशन की, कि वो कुछ जो लोअर क्लास है वो हमेशा डिप्राइव्ड फील करेगी,
कि यह प्रोडक्ट मैंने ये कार जैसे एक मर्सिडीज कार बनाई। जो लेबर क्लास है वो उस मर्सिडीज कार को अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो ओडी में वो मर्सिडीज कार को अफोर्ड नहीं कर पा रही, और वो अल्टो में बैठ के जा रहा है। और वो जब वो अल्टो में बैठ के जाएगा और उसकी फैमिली कहेगी वाह कितनी अच्छी है, तो वो खुश होकर कहेगा ये मैंने बनाई है। लेकिन एक पॉइंट उसके अंदर ये माइंड में कहीं ना कहीं थॉट आएगा, वो एलिनेटेड फील करेगा कि मैंने बनाई लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मार्क्स के ये एक ही पैराग्राफ था, मैंने आपको इतने डेप्थ में समझाया, आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगा के मैंने समझाया। सो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आते हैं हम वेबेरियन आइडियोलॉजी। वेबेरियन आइडियोलॉजी इज लाइक, ये एक सबसे पहले क्लासिकल टाइम पीरियड के हैं, इसलिए तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं, और जर्मनी से ये बिलोंग करते थे। और फिर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मेथोडोलॉजी पे, इन्होंने मेथोडोलॉजी पे भी बहुत काम किया है, और इन्होंने एक अप्रोच निकाली थी, वेस्टियन अप्रोच। मेथोडोलॉजी में इनका मेन इंपोर्टेंट है वेस्टर्न अप्रोच। इसमें इनका कहना था कि जैसे सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए मेगा थ्योरीज के लाइक उनकी रिक्वायर्ड नहीं होती है। हमें सोशल फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, उन्हें सोशल फैक्ट्स के आधार पे आउटपुट पे नहीं आना जैसे डरकाएं, हमें उन्हें इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना ही वेस्टर्न अप्रोच है। इंटरप्रिटेशन इज इन लेमैन वर्ड्स वी कैन से इंटरप्रिटेशन, बट जब आप पेपर में लिखें नो डाउट वेस्टर्न अप्रोच लिखें, जब आप थिंकिंग करें तो वेस्टर्न अप्रोच की करें। और इन्होंने फिर वेस्टर्न अप्रोच या उसका दूसरा नाम और भी टेक्निकल हो सकता है, फेमिनोलॉजी। इस अप्रोच से इन्होंने स्टडी की थी ब्यूरोक्रेसी की। और ये जैसे कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज थे, तो ब्यूरोक्रेसी को हर जगह इनको फंक्शन ही दिखाई देते थे, तो इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से हमेशा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही होता है, एवरीथिंग कैन बी फाइन बाय ब्यूरोक्रेसी, और ये स्टेट को रन करने में बहुत हेल्पफुल है। ये सारे इनके आइडियाज थे। और इन्होंने फिर एक प्रोस्टेट इथिक्स पे भी काम किया था। प्रोटेस्टेंट इथिक्स या जो एक रिलीजन है स्पेसिफिक ऑफ क्रिश्चियन, इसमें ये दिखाते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीजन का भी रोल होता है, कि रिलीजन आपको कितना फंडामेंटली फ्रीडम देता है। उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स पे भी काम किए, एंड देट्स ऑल। और फिर ये जो कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड जो मॉडर्न थ्योरीज है उनके बारे में बताते हैं कि ये जैसे उनके रिसर्चेज जो उनको भी ध्यान में रखते हैं, और इवन उसके बाद और जो ये कॉन्टेम्प्रेरी है वो स्पेशली यूएसए पे ज़्यादा काम करते हैं। पहले यूरोप में चल रहा था लेकिन इस समय यूएसए भी डेवलप होने लग गया है। तो जैसे ये पार्सन है, ये यूएसए का था। और पार्सन एक्शन थ्योरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन पार्सन वो थ्योरिस्ट थे जो हार्ड लैंग्वेज काफ़ी यूज करते थे, कॉम्प्लिकेटेड, बट कोशिश उनकी रहती थी कि मेगा थ्योरीज बनानी है। और उन्होंने एक AGIL की मेगा थ्योरी भी दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका ये भी है कि AGIL की ये तो दी, लेकिन इनकी थ्योरी समझने में कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एक बिगर सोसाइटी को इन्वॉल्व कर सकती है। तो इनकी जो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस है। यहाँ से सोशल एक्शंस आ जाएगी, फिर वो थ्योरी आगे लिख दो, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस। और ये जो थ्योरी है ये कम्प्लीटली पर्सनालिटी सिस्टम पे डिपेंड है, जो कि सोशल सिस्टम होता है, और वो फिर कल्चरल सिस्टम। इन्होंने ये 3-4 प्रकार के सिस्टम्स स्टडी किए थे। AGIL की फुल फॉर्म होती है A फॉर एडप्शन, G फॉर गोल अटेनमेंट, I फॉर इंटीग्रेशन, L फॉर लेटेंसी। अडेप्शन अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी कैसे अडॉप्ट कर रही है, गोल अटेनमेंट गोल को कैसे अटेंड करना है, एटीट्यूड वगैरह इसमें होता है। इंटीग्रेशन ये जो सोसाइटी सोशल सिस्टम से होता है। लेटेंसी जो कल्चरल सिस्टम जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर इवोल्व होता रहता है, ये इंटीग्रेशन है। फिर इन्होंने बात की पैटर्न वेरिएबल स्कीम की, कि हर एक का एक पैटर्न होगा और वो पैटर्न हमें समझना चाहिए, और वो हर एक का एक अलग पैटर्न होगा, और उस पैटर्न को ये इन्वॉल्व किया है इन्होंने AGIL में।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी ये ग्रांड थ्योरी थी, तो ग्रांड थ्योरी होने के कारण ये एक अटेंशन का मेन पॉइंट भी रही थी उस समय। और ये जो रिसेंट एडवांटेज है, रिसेंट एडवांटेज इज लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज आ गई। जब मॉडर्निज्म ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या आएगा, मॉडर्निज्म के बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया रिसेंट एडवांटेज में, और मेथोडोलॉजी में हो गया फिनोमेनोलॉजी। ये क्या चीज़ें हैं फिनोमेनोलॉजी, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो ही बनानी पड़ेगी। इसमें भी इतना इस चैप्टर में नहीं बताया क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक बुक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ। जब मॉडर्नाइजेशन खत्म हो गया तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इज लाइक, मॉडर्नाइजेशन वाले मान रहे थे कि मॉडर्न टाइम आएगा तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस सब खत्म हो जाएगी, लेकिन पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में पता चला कि कुछ ट्रेडिशनल आइडियाज भी रहेंगे और कुछ मॉडर्न्स भी हो जाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ या नहीं हूँ वो एक अलग मैटर है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पॉइंट पे रिलीजियस भी हो सकता हूँ और एक पॉइंट पे मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट में हो सकता है जब मैं कुछ लॉजिकल थिंकिंग कर रहा हूँ। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन एंड एसेट्रा, ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर फेनोमेनोलॉजी जो उन्होंने की थी, और फिर इथनो मेथडोलॉजी, ये स्पेसिफिक सब टॉपिक्स को लेके उनको ऊपर मेथड से लेके इंटरप्रिटेशंस करना। फिर आता है पैराडिग्म। पैराडिग्म इज लाइक कौन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, और कौन का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट है, और पैराडिग्म शिफ्ट ये इम्पोर्टेंट है। पैराडिग्मा इज लाइक जो ये सोशियोलॉजी इवॉल्व होगी तो इसको कैसे इवॉल्व करना है, इनमें फैक्ट्स का क्या रोल रहेगा, साइंटिफिक अप्रोच का क्या रोल रहेगा। और ये कम्प्लीटली ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और इवॉल्विंग नेचर, एडोप्टिव नेचर होना चाहिए। फिर पैराडिग्मिक शिफ्ट कहती है कि जैसे कोई थ्योरी एक टाइम में रिलेवेंट नहीं रहती है तो उसे धीरे धीरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चेंज करके यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। प्री साइंटिफिक फेज जिसमें हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं लेते हैं, फिर आती है नॉर्मल साइंस जिसमें हम साइंस से फैक्ट्स एंड फिगर्स से एक कंक्लूजन पाते हैं, फिर आता है पैराडिग्मिक शिफ्ट जिसमें हम जो थ्योरीज रिलेवेंट नहीं रही अकॉर्डिंग टू साइंस उसे हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। एंड दैट्स ऑल, यही है पैराडिग्म शिफ्ट जो मैंने ऊपर से बता दिया, ये पूरे एक पैराग्राफ में वही समझाया। एंड कंक्लूजन में यही है कि पैराडिग्म जो है वो इम्पोर्टेंट भी है कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरीज के एनालिसिस करने के लिए, और मैक्सियन और सबकी आइडियोलॉजीज को समझने के लिए। एंड दैट्स ऑल, जो ये पैराडिग्म शिफ्ट है ये थॉमस कुन ने दिया था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया, एंड लेट मी नो इन कमेंट व्हाट आई कैन मेक मच मोर फॉर यू। एंड लेट मी रिमाइंड वन थिंग, इफ़ आप अभी तक सर्वाइव कर रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, आई एम डेम श्योर आप कर लोगे। यू नीड टू डू इन अ मच बेटर वे, चाहे आप नेट जेआरएफ कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी ऑप्शनल कर रहे हो, चाहे आप इग्नू एमएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, आप डेडिकेटेड हो। क्वालिटी मेरे वीडियोज़ की शायद लो हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, इंटरेक्टिव इतनी नहीं हो सकती, एंड शायद मैं एक डिजिटल वो पूरा ओवरवेलमिंग लाइक डेट मैटर भी नहीं बना रहा हूँ। मैं भी बस ये अभी जैसे मैं प्रोफेसर भी हूँ और साथ में रिसर्च पेपर्स भी कर रहा हूँ, रात के टाइम में कुछ समय के लिए खुद को इवॉल्व करने के लिए ये कर रहा हूँ। एंड दैट्स माई टाइम, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो विथ मी, एंड इफ़ you are interested let me know in comments so I can have much more energy, and please do share, comment, love you all. Okay, take care.